प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को बिल्कुल 2023 का न्यू मॉडल पेपर लेकर के आया हूं, जो हिंदी सब्जेक्ट का है। इनसे पहले मैंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट का सॉल्यूशन वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में आप लोग जा करके देख सकते हैं। वहाँ से एक अलग नया प्ले लिस्ट बना होगा 2023 का क्लास 10th का, ठीक है। आप लोग जा करके वहाँ पर देख सकते हैं और हर एक मॉडल पेपर का सॉल्यूशन वहीं पर आप लोगों को मिल जाएगा। और काफ़ी सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि सर हिंदी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर कब जारी होगा। तो देख लो, अब जारी तो हो चुका है। अब आप लोग बिल्कुल तैयारी पे लग जाओ। और हिंदी सब्जेक्ट काफ़ी आसान होता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हिंदी सब्जेक्ट आसान होता है, लेकिन हिंदी सब्जेक्ट आसान तो होता है, बोलने में अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जब इनसे प्रश्न पूछा जाता है तो बस सब पैरों तले ज़मीन हिल जाती है, ठीक है। तो आप लोग वैसा काम बिल्कुल भी मत करिए। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, पूरे गद्यांश को आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है गद्यांश के बारे में। और काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो मेरे वीडियो को आज पहली बार देख रहे होंगे या मेरे चैनल में आज पहली बार आए हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइए, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को फाइनल एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूं और काफ़ी सारे वीडियो अपलोड भी कर चुका हूं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। और यहाँ पर देख लीजिए, जो पहला प्रश्न दिया हुआ है कि घड़ी की निरंतर सरकती हुई सुइयां से क्या कहती है। तो क्या कहती है कि कुछ आराम अभी मत करो, अभी घूमो मत, अभी नाचो मत, अभी कुछ कर लो, अभी समय है, अभी 2 महीना समय बचा हुआ है आप लोगों के पास में, तो अभी तो कुछ कर लो। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला यहाँ पर देख लीजिए, गांधी जी ने किस वस्तु का अधिक महत्व बताया है। तो जिसके पास समय की परख होती है वो दुनिया को बदलने की शक्ति उसके पास में होता है। और प्रतिकूल परिस्थितियों को बुरा भला कौन कहता है, यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ जो दिया हुआ है, अगला प्रश्न जो यहाँ पर दिया हुआ है तीसरा नंबर का, ठीक है, कि जीवन की कुंजी क्या है। तो याद रखिएगा, जीवन की कुंजी क्या है। तो समय का मूल्य समझकर जो काम करता है वो बिल्कुल राइट होता है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, जो आगे दिया हुआ है कि अधिकतर व्यक्ति जीवन के अमूल्य क्षण किस प्रकार खो देते हैं। तो उधेड़ बुन में खो देते हैं, सोचने लगते हैं कि हाँ अपने से सब हो जाएगा, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, समय आएगा तो हर चीज़ हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। अभी आप लोगों के पास में समय है। अगर समय की महत्व अभी आप लोग नहीं समझेंगे तो बस परीक्षा में फेल करेंगे, ठीक है। तो समय का महत्व अभी आप लोग सोच करके परख करके आप लोग पढ़ाई कीजिए, जबरदस्त नंबर लाइए। और अगला यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, एक काव्यांश दिया हुआ है। एक काव्यांश से इसको आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद में फिर यहाँ पर कुछ प्रश्न का जवाब देना है कि कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ होता है। तो कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ होता है। तो देख लीजिए, कायर बन के जो चुपचाप रहना सीख जाते हैं वही तो जीवन का समय जो होता है व्यर्थ कर बैठते हैं। तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला देखिए, जो 6 नंबर का है कि रे मनुष्य बस कातर क्रंदंत का आशय होगा। तो इसका आशय क्या होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, इसका आशय होता है कि दुख से रोना। जब आप लोग समय का महत्व नहीं समझेंगे तो जब परीक्षा में फेल होंगे तो बस आप लोग रोना तो चालू करेंगे ही ना, कि हम पढ़े ही नहीं थे इसीलिए नंबर मेरा नहीं आया, हम फेल हो गए। तो अभी तो समय है, अभी तो कुछ कर लो। इसका सी ऑप्शन राइट होगा। आगे देख लीजिए, जो यहाँ पर 7 नंबर का दिया हुआ है कि कवि मनुष्य से क्या कहना चाहते हैं। तो कवि जो हैं वो मनुष्य से कहना चाहते हैं कि देखो, मनुष्य का कायर बनकर रहना बिल्कुल भी गलत बात है। आप लोग डर कर सामना मत करो, ठीक है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे यहाँ पर आप लोग देखिए, जो 8 नंबर का प्रश्न है कि पथ चूमे तर्कस का अर्थ क्या होता है। तो पथ चूमे तर्कस का अर्थ होता है कि पथ में कांटे हैं लेकिन फिर भी आप लोगों को चलना पड़ेगा। तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। 9 नंबर का यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि निम्नलिखित प्रश्नों के बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं और इसको चुनना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि जिस वाक्य में कर्ता क्रिया और कर्म उपस्थित हों, ठीक है, वहाँ कौन सी क्रिया होती है।
जिस वाक्य में कर्ता भी शामिल होता है, कर्म भी शामिल होता है, तो वहाँ या फिर उसे हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो याद रखिएगा जहाँ पर कर्ता भी शामिल हो, जहाँ पर कर्म भी शामिल हो, उसे हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो बी ऑप्शन राइट होगा। आगे यहाँ पर देखिए, कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो यहाँ पर आप लोगों को सवाल करना है। जो यहाँ पर वाक्य दिया हुआ है ना, इसमें आप लोगों को सवाल करना है। कौन सा सवाल करना है, तो जितना यहाँ पर दिया हुआ है सब में क्या लगा करके पूछना है कि क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या लगा सकते हैं या फिर यहाँ पर क्यों लगा सकते हैं। अगर इसका राइट आंसर आप लोगों को अगर मिलता है तो समझ लीजिए वह सकर्मक क्रिया है, और अगर नहीं मिलता है तो अकर्मक क्रिया है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर सवाल करके देख लेते हैं। जो यहाँ पर 10 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल करते हैं कि गीता पत्र लिखती है। क्या है, गीता पत्र लिखती है, तो क्या लिखती है, तो पत्र लिखती है। तो इसका तो राइट आंसर मतलब आ गया, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर अकर्मक के बारे पूछ रहा है। तो क्या क्यों का ऑप्शन अगर नहीं आता है, उसका आंसर अगर नहीं आता है, तो वो अकर्मक क्रिया होगा। तो कौन वाला होगा सर, तो देख लीजिए राइट आंसर इसका होगा ना, बंदर नाचता है। कौन वाला होगा, तो बंदर नाचता है। क्या नाचता है, बंदर नाचता है। क्यों नाचता है बंदर को इस तरह से, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर नहीं आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा बी ऑप्शन जो है वो अकर्मक क्रिया है, बाकी यहाँ पर सब सकर्मक क्रिया है। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, और इसके बारे में एक डिटेल्स से हमें अलग वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा, ठीक है, जिसमें आप लोग अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि सकर्मक और अकर्मक क्या होता है, ठीक है, और किस तरह से सवाल किया जाता है। आगे यहाँ पर देखिए कि मैंने संदेश भिजवाया, क्रिया के भेद का नाम बताइए। तो मैंने संदेश भिजवाया, क्रिया का नाम भेद क्या है, तो याद रखिएगा सकर्मक क्रिया है। मैंने क्या भिजवाया, तो संदेश भिजवाया, ठीक है। तो इसका आंसर आता है, तो याद रखिएगा सकर्मक है। आगे देख लीजिए कि दादी बच्चों को कहानी सुनाती है। दादी जो है बच्चों को कहानी सुनाती है, तो इसमें क्रियापद कौन वाला होगा, ठीक है। तो क्रियापद मतलब होता है आखिर कौन वाला काम इसमें कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 4 तो ऑप्शन है, लेकिन इसमें से तो चुनना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर क्रिया की बात की जाए तो कौन वाला होगा सर, तो सुनाती है, यही तो काम है इसमें। तो डी ऑप्शन राइट होगा। 13 नंबर का प्रश्न आप लोग देख लीजिए। जो 13 नंबर का है कि पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, तो वाक्य का कौन सा भेद इसमें शामिल है, तो देख लीजिए यहाँ पर दोबारा शब्द का प्रयोग हुआ है ना। तो जिसमें दोबारा शब्द का प्रयोग होता है वो हमेशा कर्मवाच्य होगा। क्या होगा सर, तो कर्मवाच्य होगा। आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से याद करके रखिएगा, ठीक है, क्योंकि परीक्षा में अगर यहाँ से सवाल आ गया बाबा तो फिर तो दिक्कत ही दिक्कत है। तो आप लोग याद करके रखिएगा। 14 नंबर का प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए कि कृतिवाच्य वाक्यों में कर्ता के कार्य की आखिर कौन सी क्रिया इसमें शामिल है, तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या होता है कि कार्य की प्रधानता होता है। क्या होता है, तो कार्य की प्रधानता होता है। आगे यहाँ पर देखिए कि गर्मियों में खूब आम खाया जाता है। तो गर्मियों में खूब आम खाया जाता है, तो यहाँ पर आप लोगों को फिर बताना है कि कौन सा वाच्य होगा, ठीक है। तो कौन सा वाच्य होगा, याद रखिएगा भाववाच्य होगा। क्या होगा, तो भाववाच्य होगा। क्यों होगा सर, तो देख लो कि आम जो होता है वो तो मीठा लगता है। तो मीठा क्या है, तो वो एक तो खूब है ना, वो भाव है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर खूब शब्द का प्रयोग भी तो हुआ है, तो इसका अर्थ हुआ है कि यह भाववाच्य है। क्या है, तो भाववाच्य है, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए जो 16 नंबर का प्रश्न है कि यथाशक्ति कौन सा समास दिया हुआ है। तो यथाशक्ति के बारे में भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा यथाशक्ति की मतलब यथाशक्ति कौन सा समास है, तो अवयवी भाव समास है, मतलब पहला ऑप्शन राइट आंसर होगा। और आगे यहाँ पर देखिए कि 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को क्या कहा जाता है, तो 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को ही तो समास कहा जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर। आगे यहाँ पर देखिए 18 नंबर का कि जलज का अनेकार्थी शब्द क्या होगा। अनेकार्थी का मतलब होता है कि एक ही नाम का बिल्कुल अलग अलग नाम जो है वो भी मिलता हुआ रहे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए जलज का जो अनेकार्थी शब्द होगा वो होगा बादल। क्या होगा सर, तो बादल होगा। आगे यहाँ पर देखिए 19 नंबर का प्रश्न है कि समुच्चय बोधक अवयव के 2 प्रमुख भेद कौन कौन से हैं। तो याद रखिएगा समुच्चय भेद के जो प्रमुख यानी कि अनेक जो उनका भेद है,
कौन वाला होगा सर? तो याद रखिएगा, समानिधिकरण होगा और व्याधिकरण होगा, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। आगे यहाँ पर देखिए जो 20 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि विद्यार्थी अध्ययन, ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है कि विद्यार्थी अध्ययन और यहाँ पर डैश है, खाली जगह है, सफल नहीं हो सकते हैं, रिक्त स्थान में क्या भरना है? तो देख लीजिए अव्यय शब्द भरना है। क्या भरना है? तो अव्यय शब्द भरना है। अव्यय शब्द का मतलब आप लोग समझ लीजिए, जो लाइन यहाँ पर दिया हुआ है ना, उसमें आप लोगों को अव्यय पद भरना है, मतलब मिलता जुलता एक शब्द उसमें भरना है जो वाक्य से बिल्कुल मैच हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, विद्यार्थी अध्ययन के बिना सफल नहीं हो सकते हैं, मतलब कौन ऑप्शन होना चाहिए? तो पहला ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, आप लोग लिख करके रख लीजिए। आगे यहाँ पर देखिए कि मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष कौन सा उपवाक्य होता है? तो कौन सा उपवाक्य होता है? तो आश्रित उपवाक्य होता है, जो बी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे यहाँ पर फिर देखिए एक गद्यांश दिया हुआ है, फिर इसको अच्छे से आप लोगों को पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद में फिर यहाँ पर कुछ प्रश्न का आप लोगों को जवाब देना है, ठीक है। तो 22 नंबर का देखिए कि बाल गोविंद भगत का कद कैसा था? तो बाल गोविंद भगत का कद कैसा था? तो मंझोले कद के थे। कौन से कद के? तो मंझोले कद के, ठीक है। और 23 नंबर का यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए कि बाल गोविंद भगत गले में कैसी माला बांधे रहते थे? तो बाल गोविंद भगत जो थे वो गले में तुलसी की माला बांधे हुए रहते थे, घूमते थे। आगे यहाँ पर आप और देख लीजिए, जो यहाँ पर दिया हुआ है कि अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप लोग याद रखिएगा, अमीरुद्दीन का जन्म यही है अमीरुद्दीन जिसका जन्म डुमरांव में हुआ था, ठीक है। अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? तो डुमरांव में हुआ था। तो यहाँ पर देख लो डुमरांव ऑप्शन कहाँ पर है? तो बी ऑप्शन होगा, तो राइट आंसर है। आगे यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, जो यहाँ पर 25 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि कौन कौन एक दूसरे के लिए उपयोगी होते हैं? तो कौन कौन होता है? तो हाँ, कौन कौन होता है इसमें एक दूसरे के लिए उपयोगी? तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है कि शहनाई और डुमराव ये दोनों उपयोगी हैं, ठीक है। और बाकी यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, फिर यहाँ पर एक काव्यांश दिया हुआ है, इसको आप लोगों को पढ़ करके फिर यहाँ पर कुछ प्रश्न का जवाब देना है, ठीक है। कि प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है? अगर आप लोग इस काव्यांश को पढ़े होंगे या फिर अभी आप लोग पढ़ लिए हैं तो इसका जवाब तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। कौन है? तो नागा अर्जुन है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कि तंदूरित का अर्थ क्या होता है? तो तंदूरित का अर्थ क्या होता है? नए नए दांत उगना, ठीक है, उसी को तो कहा जाता है तंदूरित। आगे यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए कि उपरोक्त काव्य की पंक्तियों के या फिर पंक्ति के रचिता और उनके जो कवि हैं उनका नाम क्या है? मतलब तंदूरित मुस्कान आप लोग पढ़े होंगे। तो तंदूरित मुस्कान जो दिया हुआ है, तो तंदूरित मुस्कान के रचिता कौन है या फिर उनके लेखक का नाम क्या है? तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है क्या है? तो तुलसीदास हैं। आगे यहाँ पर ध्यान दीजिए कि उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार उसमें छुपा हुआ है? तो अनुप्रास अलंकार उसमें छुपा हुआ है। आगे यहाँ पर ध्यान दीजिए, आगे यहाँ पर फिर दिया हुआ है और यहाँ पर हाँ, यहाँ पर पाठ्य पुस्तक से है, आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ पर है कि कृष्ण का संदेश सुनकर गोपियों की स्थिति कैसी हो गई थी? तो जब कृष्ण का संदेश लेकर के उद्धव आया था तो गोपियां सुन करके काफ़ी जलने लगी। क्या हुआ? तो काफ़ी जलने लगी और वहाँ पर घी का काम कौन किया? तो विरह अग्नि में पूरा जल उठी, ठीक है। तो बी ऑप्शन राइट होगा। आगे यहाँ पर देख लीजिए कि उत्साह कवि किन अर्थों को और किन अर्थों की ओर इशारा करती है? मतलब उत्साह जो कविता है तो किन अर्थों की ओर इशारा कर रहा है, ठीक है। तो कौन से अर्थों की ओर इशारा कर रहा है? तो देख लीजिए कि ललित कल्पना क्रांति चेतना के साथ नव निर्माण नव संचार की ओर, इसकी ओर इशारा कर रहा है। आगे यहाँ पर देखिए जो अगला प्रश्न है कि मुख्य गायक की आवाज़ कैसी थी? मुख्य जो गायक है या फिर यहाँ पर गायक होना चाहिए था, ठीक है, कि मुख्य गायक की आवाज़ कैसी थी? तो यहाँ पर देख लीजिए मुख्य गायक की जो आवाज़ थी वो चट्टान जैसी भारी थी, ठीक है। 32 का क्या होगा सर? तो बी ऑप्शन होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे यहाँ पर देखिए जो 33 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है कि धुंधला प्रकाश किसका प्रतीक है या फिर किसका प्रतीक है? तो धुंधला प्रकाश जो है वो किसका प्रतीक है सर? तो आप लोगों को बताना है
यहाँ पर एक थोड़ा देख लीजिए। हाँ, 33 नंबर का है, ठीक है, बिल्कुल सही है कि धुंधला प्रकाश किसका प्रतीक है? तो याद रखिएगा क्या होगा मतलब अस्पष्ट जो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, अस्पष्ट जो है वो बिल्कुल धुंधला प्रकाश का प्रतीक दिया हुआ है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि मृग तृष्णा का अर्थ क्या होता है? तो मृग तृष्णा का अर्थ होता है छलावा, मतलब दिखावा। आप लोग यहाँ पर याद कर सकते हैं, ठीक है। छलावा का मतलब होता है दिखावा, क्योंकि जब हम लोग रात में निकलते हैं तो भूत, काफ़ी सारे आदमी बोलते हैं भूत ऊत रहता है, ठीक है, लेकिन देख लो जब वो निकलते हैं फिर देखने के बाद में तुरंत गायब हो जाता है, तो उसी को तो छलावा कहा जाता है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। आगे यहाँ पर देख लीजिए जो अगला प्रश्न है, मतलब 35 नंबर का, कि पाठ माता का आंचल में मदरुई शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया था? ठीक है, तो माता का जो आंचल है उसमें मदरुई शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है किसके लिए प्रयोग हुआ था। तो लेखक की माता ने लेखक के पिता के लिए इस शब्द का प्रयोग किया था, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे देखिए जो 36 नंबर का प्रश्न है कि मूर्तिकार ने अंत में मूर्ति के नाक के लिए क्या सुझाव दिया था? तो बताया था कि देख लो इसमें जिंदा नाक ही लगा दो, अगर नाक नहीं मिल रहा है तो क्या लगाने के लिए बोला है कि जिंदा नाक लगा दो, ठीक है, मतलब यहाँ पर सी आंसर जो है, सी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। आगे यहाँ पर देख लीजिए कि साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना लेखिका ने किस देश की युवती से सीखी थी? तो ये कौन सा देश के युवा से सीखा था कि साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना लेखिका में, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आप लोग याद रखिएगा, इसका आंसर होगा नेपाल की युवती से सीखी थी, ठीक है। आगे देखिए कि कैप्टन कौन था? ठीक है, कैप्टन कौन था तो आप लोगों को बताना है, आप लोग तो पढ़े होंगे, ठीक है, तो आंसर दे करके आप लोग बताइए। तो यहाँ पर देख लीजिए कैप्टन कौन था? तो कैप्टन चश्मे वाले, यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा 39 का है, 38 का है, ठीक है, कि कैप्टन कौन था? तो आप लोग जानते हैं कैप्टन कौन था, तो एक चश्मा बेचने वाला आदमी था। आप लोग अगर यहाँ पर आप लोग टिक लगाते हैं किसमें कि आज़ाद हिंद फौज का सिपाही था, तो बिल्कुल गलत होगा। कैप्टन कौन था? तो जो चश्मा बेचता था लेकिन उसके अंदर में कैप्टन जैसा बर्ताव था, ठीक है, अपने आप को वो कैप्टन ही बोलता था, लेकिन कैप्टन कौन था? तो चश्मा बेचने वाला आदमी था। आगे देखिए 39 नंबर का जो यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया था? लेखक खीरा खाने से क्यों इनकार किया था? तो आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, इसलिए वो मना किया था। आगे देख लीजिए फादर काबिल बुल्के हिंदी को किस रूप में देखना चाहते हैं? कि कादर कामिल बुल्के जो हैं वो हिंदी को किस रूप में देखना चाहते हैं? तो याद रखिएगा राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते हैं। और ये था आप लोगों के लिए 40 प्रश्न, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये ऑब्जेक्टिव है। तो इसके बाद में भी मैं सब्जेक्टिव का अपलोड कर दूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। और वीडियो कैसा लगा आप सभी स्टूडेंट को वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास में जरूर शेयर कीजिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।